बात करते हैं किसान कम्युनिटी के हवाले से, किसानों के हवाले से बात करें और पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से बात करें, मईशत में बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा अदा करते हैं, एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन किसानों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बीजों की क्वालिटी कभी अच्छी नहीं होती, कभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो महंगी दिखाई देती है। तो अच्छे बीजों की फरहमी किस तरह से मुमकिन बनाई जा सकती है, पहचान कैसे की जा सकती है, इस टॉपिक पे हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया हमारे बड़ी ख़ास और इम्पॉर्टेंट गेस्ट हाजी गुलजार अहमद। आप सदर हैं फैसलाबाद सीड एसोसिएशन के, और इसके साथ साथ आप साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन सीड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। किसान के हवाले से बात करें या बीज की अच्छी क्वालिटी किस तरह से किसानों तक फराहम की जा सकती है, बड़े इनके अच्छे इनिशिएटिव हैं। तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गुलजार साहब? बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बिलाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हाजी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अगर हम देखें पाकिस्तान की सीड्स इंडस्ट्री को, जाहिर सी बात है आपकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं इस फील्ड में, तो आप पाकिस्तान की सीड इंडस्ट्री को इस वक्त कहाँ पर देख रहे हैं, मजमूई सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सीड इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, ये तकरीबन हमारे काम करती है क्रॉप सीड पे, वीट पे, कॉर्न पे, कॉटन पे। तो बाकी जो वेजिटेबल सीड्स हैं ये तकरीबन पहले ओपी वेजिटेबल का ज़माना होता था, जिसे हम आम उर्फ़ में देसी सीड बीज कहते हैं। तो अभी तकरीबन सारा सीड जो है ना वो हाइब्रिड पे चले गए। अब सारी वैरायटी हाइब्रिड तकरीबन हमें पूरे वर्ल्ड से इंपोर्ट करनी पड़ती है, कोई चीज़ कहाँ से कोई चीज़ कहाँ से। तो वो इंपोर्ट करके हम लोग किसानों तक पहुँचाते हैं ताकि किसान को अच्छी से अच्छा सीड मिले और उसकी पैदावार अच्छी हो। बिल्कुल, अगर हमारा किसान खुशहाल होगा हम देखेंगे कि हमारी ज़राअत खुशहाल होगी। और पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं जी, पाकिस्तान जो है एक ज़राई मुल्क है, और अगर हमें अपनी ये इमेज बरकरार रखनी है, मेंटेन रखनी है, तो हमें हमारे किसान को एम्पावर करना है। बिलाल आपसे मैं सेम इसी सवाल पे इंसाइट चाहती हूँ, आप सीड इंडस्ट्री को कहाँ पर देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि किसान को आज भी बीज जो है वो महंगा दिखाई देता है या मिलता है? अच्छा, जिद्दत के साथ हर इंडस्ट्री ने बदलाव लाया। पहले किसान अपना फसल का ही बीज खुद ही पैदा करता था, खुद ही उसे अलहदा करता था, लेकिन हमने देखा एटमॉस्फेयर जिसे माहौलियाती तब्दीलियाँ कहते हैं वो इतनी बदली, आपकी आबादी बढ़ी और आपको ज़रूरत पड़ी कि कम जगह पे ज़्यादा पैदावार लेनी है, फिर आप हाइब्रिड बीजेस के ऊपर गए। अच्छा, अब जो किसान अपना बीज सेव करता था वो मिक्स कर लेता था, मशीन एक खेत में चली, दूसरे में चली, क्वालिटीज़ मिक्स हुई, अगली क्वालिटी जब लगी क्वालिटी बदल गई, जैसे हमारी कपास का बेड़ा गर्क हुआ है। तो उसके ऊपर फिर इनका किरदार, अब अगर आप नॉर्मल किसी से जाके पूछो उनके ख्याल में ये कारोबार बड़ा कोई नापैद सा होगा, लेकिन मैं हाई साहब के पास जितनी नशिस्तें हुई हैं, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी वास्ट इंडस्ट्री है कि आप देखें पूरी दुनिया में अगर इस वक्त कोई सवाल है ना, वो माहौलियाती तब्दीली से भी पहले फूड सिक्योरिटी पे हो रहा है। तो आपने जब फूड सिक्योरिटी के ऊपर जाना है तो आप पॉपुलेशन देखें, आपकी हर साल जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन आपका ज़राई रकबा सुकड़ है। तो आप सुकड़ते हुए ज़राई रकबे के ऊपर बेहतर पैदावार के लिए आपको हाइब्रिड बीजेस के ऊपर जाना है। मेरे ख्याल में मैं भी ये चाहूँगा, बहुत सारी मालूमात मुझे है, लेकिन मैं चाहूँगा हाई साहब से हम ये देखें कि हाइब्रिड बीजेस के ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हैं, क्या इसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ वो हैं क्या इसकी, क्योंकि इनकी। और इसी तरह बिलाल ये भी बात की जाती है कि हमारे यहाँ मौसम जो है वो चेंज होता है, जब बीज जो है वो हम बाहर से मंगवाते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर नौशनमा नहीं हासिल कर सकता। इस पर मैं हाजी साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, एक आम बीज और हाइब्रिड बीज में क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़ आप ज़्यादा रिकमेंड करते हैं? देखिए, हाइब्रिड बीज जो है आम बीज से पैदावार उसकी कई गुना ज़्यादा होती है, जिससे किसान को अच्छा फ़ायदा हो जाता है। आम देसी बीज जो है उसकी पैदावार थोड़ी होती है, हाइब्रिड की ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो हम हाइब्रिड सीड इंपोर्ट करते हैं या यहाँ किसान को देते हैं, हम 2 साल उसको पहले अपने फॉर्म पे ट्राई करते हैं, पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगह पे ट्राई करते हैं कि ये हमारे मौसम के साथ ठीक बैठता है या नहीं बैठता। जो वैरायटी हमारे मौसम के साथ चलती है, 2 साल बाद हम उसका अडाप्टेबिलिटी ट्रायल कराते हैं गवर्नमेंट से। अगर उसकी इजाज़त मिलती है तो अपने स्टैंडर्ड पे पूरी जाती है तो फिर उसकी इजाज़त मिलती है, तो उसके बाद हम वो सीड जो है ना किसान तक पहुँचाते हैं। ये नहीं है कि जो दिल किया मंगाया और किसान को दे दिया, चाहे किसान तर गया या डूब गया, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। 2 साल ट्रायल होने के बाद फिर उसको हम किसान तक पहुँचाते हैं। गुलजार साहब ये भी बताइएगा कि अगर किसान जब बीज ख़रीदने जाता है तो अमूमन बहुत सारे किसान बड़ा शऊर रखते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा अच्छा बीज है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें नहीं आइडिया होता कि बीज खरीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, किसान को बीज खरीदते वक्त अगर तो वो आम देसी बीज खरीद रहा है, लोकल खरीद रहा है, तो उसको
पहले तो सबसे पहले किसी अच्छी कंपनी का सीड लेना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर उसको देखना चाहिए कि फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का लेबल लगा हुआ है। हम कोई भी चीज़ अगर पैक करते हैं तो पहले हम फेडरल सीड सर्टिफिकेशन से उसको उसके ट्रायल कराते हैं, वो हमारे ना फील्ड में जाके उसकी चेकिंग होती है, उसके बाद उसका सीड बनता है, तो फिर वो पैकिंग होती है, तो उसका लेबल एक मिलता है गवर्नमेंट का, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, उसका लेबल लगा होना चाहिए। अगर लेबल नहीं लगा हुआ तो आपको बीज अच्छा नहीं मिलेगा। अगर लेबल लगा हुआ तो यकीन आपको एतमाद होना चाहिए कि मैं अच्छा सीड ले रहा हूँ। तो सबसे पहले कंपनी देखनी चाहिए, उसके बाद फेडरल सीड का लेबल देखना चाहिए। सही, सर्टिफाइड बीज खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसानों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फसल की है पैदावार वो बढ़ जाए। फिलहाल यहाँ पर आपसे भी मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि गैर मेयारी बीज जो हैं वो अभी भी मार्केट में मौजूद हैं, जो कि किसानों के लिए बड़ा मसला है। महंगे बीज खरीद लिए जाते हैं, फसल उस तरह से बावर नहीं हो पा रही होती, तो इसके लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? अच्छा, भाई साहब ने बहुत बार मदऊ किया, तो एक बार मैं वहाँ मौजूद था तो एक किसान बता रहा था सिंध का। अच्छा भाई साहब को आप ये ना समझिएगा फैसलाबाद की हद तक, ये पाकिस्तान के सिंध के अंदर भी इनका बीज चलता है, और वो शख्स हैदराबाद का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसने कहा जी मैंने 4 लाख के करेले लगाए और 44 लाख के 1 एकड़ में से उसने 40 लाख का फ़ायदा 1 एकड़ में एक फसल का। हम तो यहाँ गंदम के पीछे पागल हो रहे हैं, हम गन्ने के पीछे पागल हो रहे हैं, हम तो मुख्तलिफ। और फिर इन्होंने वो लाल मिर्चें दिखाई को एक ही डंडी के ऊपर पता नहीं कितने 100 मिर्च लगी हुई थी। तो बेसिकली ये वर्सटिलिटी है, जब ये ऑथेंटिकेशन हो। मुझे ये चीज़ में इसका, इनके पास पाकिस्तान की सबसे जदीद लैब है, प्राइवेट लैब अपनी, हाजी गुलजार साहब ने इंट्रोड्यूस की है पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर बाकायदा टेस्टिंग और सब कुछ हो रहा है। ये फैसलाबाद में मुझे इसलिए खुशी होती है कि ये पार्ट एंड पार्शल पार्टनर हैं फैसलाबाद चैम्बर के भी, फैसलाबाद के भी। आप देखें फैसलाबाद सिर्फ टेक्सटाइल के तौर पर फेमस था, लेकिन हम ये कहते हैं कि बीज के ऊपर हाई साहब के बीज जनूबी पंजाब सारा इस्तेमाल कर रहा है। इनकी पूरी टीम है जो आपने कहा ना किसान को आगाही देने के लिए, वो रहते ही खेतों के अंदर है। वो हमें कोई महीने 2 महीने बाद मिलते हैं कि उनका इंटरव्यू कर लें कि आया इन बीजेस का फ़ायदा क्या है, ये जो ग्रीन गोल्ड एग्री सीड्स की फैमिली है ये कैसे आगे वर्सटिलिटी के साथ चीज़ों को फैला रही है। तो तोरिया, मैं कह रहा हूँ कद्दू, पता नहीं सारी जितनी भी सब्जियात हैं उसकी गैर मौसमी, मौसमी तमाम बीजेस मौजूद हैं। फिर किचन गार्डनिंग के ऊपर बहुत सारा इनका एक्सपर्टीज़ है इनके, और फैसलाबाद के तमाम जितने स्कूल्स हैं वो वहाँ आते हैं चीज़ देखने के लिए। एक मेला होता है बाकायदा, मैं उसे मेला कहता हूँ, ये करवाते हैं जिसके अंदर ये जो किचन गार्डनिंग ऐसे प्रमोट करते हैं। और वहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे वो बड़े मुतासिर होते हैं, और हम ये समझते हैं कि शायद किचन गार्डनिंग लोग नहीं कर रहे, बहुत बड़ी तादाद में हो रही है, लेकिन लोग अपने घरों के अंदर कर रहे हैं। उससे बहुत देखें ना, आप छोटे से गमले में एक मिर्च लगानी है और उसकी कितनी आपने आना है, और ऑर्गेनिक की तरफ आप जा रहे हैं, आपको गंदे पानी से बचेंगे। हाइब्रिड के अंदर फिर ये आप माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं उसकी कैपेसिटी है, उसकी बढ़ोतरी है, वो बीमारियों से पाक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिसे हम बहुत सारी फ़िल्टर से गुजर के शफाफियत की तरफ आ रहे हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी, अदारों को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम मज़ीद साफ़ सुथरे और सेफ़ फूड की तरफ बढ़ सकें। बिल्कुल इसी तरह से बिलाल, अगर आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो हम सब लोगों का एक ही बड़ा मसला है कि जी हमें फ़ूड जो है वो ऑर्गेनिक मिले, और जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, हम देख रहे हैं कि केमिकल बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत के मामला भी बड़े मुतासिर हो रहे होते हैं। यहाँ पर हाजी गुलजार साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसानों के हवाले से बात करें तो आपकी नज़र में बीज के हवाले से जब भी ख़रीदारी होती है या कभी भी नई फसल काश्त के हवाले से बात होती है तो अक्सर किसान ये प्रैक्टिस करते हैं कि जो लास्ट ईयर का बीज बच जाता है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो क्या ये कॉमन प्रैक्टिस ठीक है? नहीं, अगर किसान के पास बीज बच गया है तो वो यूज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास लैब है, ठीक है। लैब में लेके आए, उसकी जर्मिनेशन, उसकी प्योरिटी टेस्ट करें, उसके बाद अगर उसको वो स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है तो फिर उसको काश्त करें। नहीं तो किसान का अपना नुकसान है कि खर्चा उसका उतना ही लगना है, मगर फसल उसकी 25% होगी तो वो फ़ायदा नहीं है। वो सीड कोई भी आप लैब में लेके आए, उसको टेस्ट करें, उसके बाद लगाएं। उसके अलावा हमारा किसान जो है ना वो मैं कहूँगा सुस्त हो गया है। वो कहता कि मोटी मोटी फसलें लगाएं, कमाल लगाएं, 1 साल की फसल है अभी लगा दी, बस साल के नीचे बाजू दे के सो गए। नहीं, आपको तब्दीली लानी चाहिए। आप वेजिटेबल पे आए, ये कोई 2 महीने की फसल है, कोई 3 महीने की फसल है, आप साल में 5-6 फसलें ले सकते हैं और इसमें आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। ये नहीं है कि फसल मंदी हो गई, सब्जी मंदी तो मंदी आती है। तो हमेशा यही कहते हैं कि बड़ी फसल में तो फिर भी मार्जिन बच जाता है, छोटी नहीं, छोटी फसल में ज़्यादा पैसे बचते हैं, बड़ी फसल में इतने पैसे नहीं बचते। आप कमाल लगा लिया,
अब कटाई का टाइम आ गया कमाद का, अगर मिल नहीं चली तो आपका कमाद खड़ा है, आप एशियान के मिल वाले कब कमाद लेंगे? गंदम की बुआई नहीं कर सकते। हाँ, गंदम की बुआई लेट हो जाएगी। मगर ये अगर आप वेजिटेबल लगाएं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बिल्कुल इसी तरह से तहकीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसानों के हवाले से जब भी बात करते हैं कि बड़ा अहम मसला ये आता है कि अच्छे बीजों की फरहमी तो की जा रही है, लेकिन उसकी पहचान के लिए हमारे जो किसान हैं वो उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आते। फर्दर भी हम इस पर बात करेंगे जी। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं किसान के हवाले से। जो किसान है वो खुशगवार ज़िंदगी जी सकता है, अपनी फसलें और ज़रात को एम्पावर कर सकता है, लेकिन उसके लिए अच्छे बीज की फराहमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अक्सर औक़ात हमारी जो किसान कम्युनिटी है वो भी बहुत सारी गलतियाँ कर देती है। हाजी गुलजार साहब, जैसे कि एक कॉमन प्रैक्टिस मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ एक फ़सल अगर काश्त की जाती है तो सब लोग देखो देखी उसी फसल के पीछे जो है वो काश्त करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि सब्ज़ियों के साथ जो मामला हुए और इसी तरह से दीगर फसलों के साथ, तो इस चीज़ के हवाले से भी मुझे लगता है कि ये इशू एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि बाकी फसलों को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिल सके। किसान को जो है ना एक दूसरे के पीछे नहीं चलना चाहिए। किसान को किसी न किसी अच्छे बंदे से मशवरा लेना चाहिए। हमारे पास एक्सपर्ट हैं, आए हमारे से मशवरा लें, उसके बाद आप कोई अच्छी चीज़ काश्त करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो सके। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी अगर आज भी किसी ने देखना हो तो ये पेंसिल के पास तरासी पुली है, वहाँ एक किसान ने 6 कनाल पे करेला लगाया हुआ है, 6 कनाल पे, और उसको 1 महीना हो गया उसकी चुनाई करते हुए। एक दिन छोड़ के एक दिन चुनाई करता है। कम अज़ कम 75-80 हज़ार रुपया डेली उसको मिल रहा है। उसके 10 लाख से ज़्यादा पैसे, काफ़ी पैसे उसको अब तक बच चुके हैं। किसान बड़ा खुश है। 6 कनाल 1 एकड़ भी नहीं बनता, उसका खर्चा भी इतना नहीं है, मगर उसको प्रॉफिट आया। मगर क्यों? उसने दूसरी चीज़ों से हट के कोई चीज़ लगाई है, आउट ऑफ सीजन पे उसने करेला लगाया, उसको पैसे बचे हैं। किसान को एक दूसरे के पीछे नहीं चलना चाहिए कि जो ये चीज़ सबने लगाई तो मैंने भी यही लगानी। जब वो उसकी फसल आती है फिर वो मंदी हो जाती है, फिर किसान देखता है मेरा तो खर्चा भी पूरा नहीं हुआ। इसको इसलिए किसान को दूसरी देख के ना कि एक चीज़ ये किसान बाकी क्या लगाया, मैंने ये नहीं लगानी, मैंने इसे हट के लगानी है, हट के चीज़ लगानी चाहिए और अच्छी से अच्छी लगानी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कंसल्ट कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे तो बिलाल ये मसला हमें उस तरह से नहीं दिखाई देगा। लेकिन मैं देखती हूँ अब विंटर की क्रॉप्स आ जाएं, हमारी समर की क्रॉप्स आ जाएं, अमूमन ये प्रैक्टिस बड़ी कॉमन होती जा रही है। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रही हैं? अच्छा, अमूमन ये हमारे ने जो आपने आगाज़ में सवाल किया बिल्कुल सही है। हम भेड़ चाल के आदी हैं। आपको मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, आपको मैं सिर्फ एक कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आजकल एक गाड़ी चल रही है और उसके ऊपर 6 लाख ओन चल रहा है, बाकी रुल रही हैं। और आप यकीन मानिएगा इससे पहले एक गाड़ी आजकल मार्केट के अंदर रीसेल में 0 हो चुकी है, उस गाड़ी का इससे भी बुरा हाल था। सेम यही, हम भेड़ चाल के आदी हैं। अभी एक दो ऐप्स कोलैप्स की हैं तांदलियावाला के अंदर। एक ने 1,80,00,000 करोड़ का अदाद शुमार के मुताबिक घपला किया और एक ने वो इससे भी ज़्यादा। तो ये क्या है? ये बेसिकली वो ना वो कहते छक्के मारन की सानू आदत है कि छक्का लग गया। अच्छा, वो क्या होता है, मैं आपको ये भी हल्फन कहता हूँ, आपकी किराने की दुकान अच्छी चल रही है ना, मोहल्ले वालों ने देखा अच्छी चली तो नाल तो भी खोल लेना। बिल्कुल ऐसे रिस्क जो है ना अल्लाह ने आपको मुतय्यन किया है। ये मेरे रब की बंदर बांट है जिसके ऊपर राजी हो जाए। जो राजी है उसको ज़्यादा मिलता है, जो नहीं राजी और राजिदा ही नहीं। मैं थोड़े दिन पहले प्रोग्राम कर रहा था तो उसके अंदर ये थोड़ा टॉपिक सेट के, लेकिन बताने वाली बात है आवाम के लिए, इससे रेलिवेंट है। उसने कहा जी मेरी प्रॉपर्टी का काम है, 1.5 लाख का गुजारा नहीं होता। मैं कहा मेरे हल्फन कहता हूँ लाख से कम तनख्वाह है लेकिन मेरा गुजारा हो रहा है। शुक्र करना सीखो। तुम टैक्स भी नहीं दे रहे, मैं टैक्स भी दे रहा हूँ। क्यों? वजह यह है कि हम आदी हैं कि हाय लुटे गए, मार गए। वो फिर वही वाला शेर आएगा कि वो जो मैं बोलता होता हूँ कि ये जो हालातों का रोना रोने वाले हैं ना, ये कभी कुछ नहीं कर सकता। जो उगने वाला है ना, पत्थरों का सीना फाड़ के उग जाता है, वो ये नहीं वो पौधा देखता है कि मुझे बीज मिला है, वो तो पानी का एक कतरा बूंद पड़ी है, उसे वहाँ से थोड़ी सी कली लगी और वहाँ से वो उठ गया। ये है बेसिकली कुदरत। कुदरत के ऊपर आप यकीन रखें और आप ये देखें कि अपना थोड़ा सा अक्ल लगाएं कि 1 एकड़ बेची, कनाल बेची, पुत्र बाहर भेजता, पुत्र कमा के आएगा। ये जो आपके पास माँ हम कहते हैं, हम पंजाबी से माँ कहते हैं अपनी ज़मीन को। तो आपने देखा कि सैलाब आया तो एक औरत का इंटरव्यू मैं कर रहा था, बड़ा वायरल हुआ। उसने कहा मेरी भुई रुड़ गई। ये भुई जो है ना, भुई ये सब कुछ है। अब वो कहते हैं कि हम ज़मींदार थे, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा।
जिनके पास है वो बेच के खाली हाथ हो रहे हैं। हम थोड़ा फोकस करें। अच्छा, इसके अंदर आवाम को फोकस करने के लिए हमारे अदारे जो हैं उन्हें एक्टिव होना होगा। एक वक्त होता था गाँवों में पंचायतें, उनके अंदर आगाहियाँ, ये सेमिनार्स होते थे देहात के अंदर। आप सब कुछ अयूब अजहरी यूनिवर्सिटी में या अयूब रिसर्च में हो रहा है, वहाँ लेक्चर, किसान के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? किसान के पास जाएं, उसे इंटीमेट करें कि आपके पास ज़मीन है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री आपके पास है, आप इसके ऊपर वो बोएं जो इस वक्त आपकी डिमांड है मार्केट में। अब किसान को थोड़ा सा स्मार्ट होना होगा। किसान क्या करता है? किसान को मार दिया है कर्जों ने, किसान को मार दिया है पैसों ने। पैसे कैसे? जो आड़ती है उसके पास तो वो मकरूज है, आड़ते के अंदर तुम आप बीच वक्त तक गंदम पा दे, वो बेचारा पा देता, अब वो गंदम उसको देनी है, उसे प्रॉफिट आना है, वो बेसिकली अपनी ज़मीन पे किराएदार बन के रह गया। गवर्नमेंट स्टेप फॉरवर्ड करे, बड़े अच्छे काम गवर्नमेंट कर रही होगी, स्टेप फॉरवर्ड करे, इसके अंदर सीरियसनेस दिखानी है कि आप उनको, अब देखें, आप बरतानिया, यूरोप, किसी मुल्क में जाके आप ज़राअत के ऊपर जाएं, वो हाथों हाथ आपको इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ देते हैं कि ये ज़राअत के ऊपर आ रहा है। अच्छा, आप इस तरफ आएँ तो सही ना, आपका इतना मैटर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर काम हो सकता है। हम अमूमन कहते हैं, थोड़ा इससे मंसूब हमारा लाइफ स्टॉक भी है। हम कहते हैं कि लाइफ स्टॉक के अंदर दूध 2 नंबर आ रहा है, दूध 2 नंबर नहीं आ गया। आपने तांदरियावाला के पास से मोटरवे गुजरी, सारा दूध लाहौर जा रहा है, ठीक है। आपको उसके मुतबादिल देखना होगा, वहाँ महंगा जा रहा है, उसे वो कैलकुलेशन करता है, उसे सस्ता। अब देखें, क्या तांदरियावाले का जो गवाला था वो बेवकूफ़ था? नहीं, वो सियाना था, उसने अपनी मार्केट बनाई है, उसे तो पैसा चाहिए, उसने देखा मुझे प्रॉफिट मार्जिन कहाँ है, वो उधर चले गए। आप, हमें ये मार्केट्स के अंदर चीज़ों को देखना होगा, इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना होगा। जैसे हाई साहब बता रहे हैं कि अगर एक कनाल, 1 एकड़ से इतनी फसल पैदावार हो सकती है कि वो इतने हज़ार करेला टूट रहा है, वहाँ से रोज़ की पिकिंग हो रही है, तो उसने मौसम देखा है, ये नहीं देखा कि सारे अंदर नाल में भी करेला डाला ना। बिलाल, किसान तो मायूस हो गया है, वो सोच रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट क्यों। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सर्दियों में साग आता है लेकिन गर्मियों में लोग मांगते हैं, तो क्या ऑफ सीजन होती है? ऑफ सीजन डिमांड है। आपके मुंह का टेस्ट ही तब डेवलप होता है। ओ असी तो पंजाबी चो जुमला बोल नहीं सकते, कहते असी तो खा खा के सबज हो जाने हैं साग ना, ठीक है। अब आप ऑफ सीजन में जाएं तो उसकी डिमांड है। आपके बरतानिया, अमेरिका, यूरोप के शेल्फ्स के ऊपर, मिडल ईस्ट में साग के डिब्बे पड़े हैं, गर्म करें खाएं, मैंने खा के देखा है। क्यों? डिमांड है। आप क्यों नहीं उसकी वैल्यू एडिशन के अंदर जा रहे? हम क्या यहाँ से पैक करके नहीं भेज सकते? पूरी दुनिया में हमारी सब्जी बिक रही है, सब कुछ हो रहा है, वैल्यू एडिशन के ऊपर जाना होगा। हम वहाँ से सीड मंगवा रहे हैं, हम इसकी क्यों अगली, अब हाई साहब भी कह सकते हैं मैं सीड बेचना है, बिकी जाए। इन्होंने क्यों लैब बनाई? और वो लैब बाकी लोगों के लिए भी है कि आप अपना बीज टेस्ट करवा लें। अब वे बेसिकली आपको मॉडर्नाइजेशन, और इनके खासतौर पे जो साहिबजादे नुमान भाई हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले में कनाडा जा रहे हैं, कभी इटली पहुंचे हुए हैं, कभी किस। अब आपने रिसर्च करना, R&D करनी है तो लोग बिकेंगे ना। अब आप कहें मैं घर बैठा हूँ, ठीक है 1 लाख महीने का आई जाए। अगर आपने इससे वुसअत देनी है, आपने अपने कारोबार को वर्सटाइल करना है, ये लाख आएगा लेकिन 6 साल बाद आपका फिर डेड है, फिर आपकी कुछ भी नहीं उसके आगे। फिर आप कहेंगे मंदा होया, दुकान बंद की थी, बाबा जी लुटे गए। आपको सेंटर माइंड के साथ, कुछ क्रिएटिव माइंड के साथ आगे बढ़ना हो। कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अपने टारगेट ऑडियंस के ऊपर खेलने जरूर बिकता, क्यों नहीं बिकता चाहिए। टेक्नोलॉजी हमने देखा है कि बड़ी दुनिया इससे हम आहंग हो रही है। हम जो कि ज़राअत में इतने टैलेंटेड हैं, हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाजी गुलजार साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, किसान के अगर हम प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करें, बड़ा एक अहम मसला ये नज़र आता है, एक्सपर्ट मौजूद हैं फैसलाबाद में भी, कंसल्टेशंस नहीं कर रहे हैं। किसान कंसल्टेशन करता नहीं है, पहली बात तो यही है। अभी दूसरी बात, गंदम की बुआई है, अभी ये दिन चले हैं गंदम की बुआई के, और हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो किसान से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। कह देती है कि गंदम काश्त करें जी, ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें, मगर गंदम जब किसान ने काश्त करनी है उसको उसमें बचत नहीं है कोई भी। 14,000 की DAP है, 7,000 की यूरिया। अब सारा खर्चा उसका गिन लें तो उसको जाके 4,000 से ऊपर गंदम किसान को घर में पड़ेगी। और जब गवर्नमेंट अभी भी कहे कि हम 3500 में ख़रीद करेंगे, उसका गंदम, उसमें नुकसान है किसान का। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए किसान को सब्सिडी दे, किसान को खाद सस्ती दे, किसान को बिजली सस्ती दे, किसान को तेल सस्ता दे। आम आवाम को बेशक देना दे, मगर किसान को देना चाहिए, जिसकी वजह से फिर गंदम का रेट नहीं बढ़ेगा, किसान को चीज़ सस्ती पड़ेगी और गंदम सस्ती बिकेगी। क्योंकि गंदम जो है वो मेन आइटम है, हर घर में खाई जानी है। अगर गंदम महंगी है तो किसी के खर्चे पूरे नहीं होने, किसान कैसे खाएगा, आम बंदा कैसे गंदम खाएगा?
इसके लिए किसान को सब्सिडी देनी चाहिए। किसान को गवर्नमेंट जब तक सब्सिडी नहीं देगी हमारा माशरा बैलेंस में नहीं चल सकेगा। बिल्कुल इसी तरह से है, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, ये ख्वाहिश नहीं है, अब ज़रूरत है इसकी। इसके अंदर एक आपको एग्जांपल देता हूँ बड़ी प्यारी। किसान ने गंदम 2000 की बेची, गवर्नमेंट का बल्ले बल्ले जी गरीब को उसका हक मिल गया। अच्छा, गरीब ने 2000 की गंदम या जितने का आटा लिया, उसे पिज़्ज़ा महंगा, ब्रेड महंगी, चोकर महंगा, सब कुछ महंगा मिला, उससे सब आइटम महंगे मिले, सिर्फ गंदम सस्ती मिली। अच्छा, किसान ने क्या किया, मेरे इंटरव्यूज़ के अंदर आप सुनिएगा, किसान कहता है मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं की, मेरी बेटी की उम्र गुजरी है। यकीन माने रोना आ रहा था वो सुन के। वो कह रहा है मुझे मुसलसल 2-3 साल से नुकसान हो रहा है, मेरी बेटी की उम्र गुजरी है, मैं कहाँ से करूँ, मैं तो मकरूज़ हो रहा हूँ, मैंने नया छत डाली, मैं कहाँ से डालूँ। अच्छा, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, ईंटों वाले, बजरी वाले, रेता वाले मुतासर। अच्छा, उसने कपड़े लेने थे, आपकी मार्केट मुतासिर। आप क्या, अच्छा ये जो अब मार्केट मुतासिर हुई है, इसने मजदूर को पैसे देने हैं ना, फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो आप कैसे कह रहे हैं उसे, उसके पास तो अब वो गंदम खरीदने के भी पैसे मजदूर के पास ही रहे। प्रॉब्लम है, आप चेन डिस्टर्ब ना करें। आप समझते हैं, अच्छा गवर्नमेंट पता क्या करती है, गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया में क्या करती हैं, वो किसान से 3000 या 3500 की गंदम खरीदती, आवाम को 2000 की दे देती। वो जो पैसा किसान का था वो उसने घर में नहीं रखना, या उसने फसल पे लगाना है, या उसने बच्चों की शादी पे लगाना है, या मार्केट में लगाना है। वो सर्कुलेशन मनी घूम रहा है, सरकार ने जो सब्सिडी देनी है पैसा घूम रहा है, वो किसान कहाँ जाके बाहर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, बेचारा वहां से निकल पा रहा है। किसान के पास पैसा आएगा तो सर्कल चल नहीं तो नहीं। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखें कि गंदम तो जो सस्ती बिक गई, आटा सस्ता बिक गया, मगर उसके अलावा जो गंदम से चीजें बनती हैं, बेकरी के सामान बनता है, आप बताएं कोई चीज आपको सस्ती मिली है? महंगी हुई है। किसी बेकरी वाले ने कोई चीज सस्ती नहीं की। आज सब जो नजला गया वो किसान पे गया। बिल्कुल इसी तरह से बाय प्रोडक्ट्स भी हमें महंगी दिखाई देती है, लेकिन किसान जो है वो हमें खुशहाल नहीं नजर आ रहा है। फर्दर भी हम अच्छे बीजों की फराहमी के हवाले से बात करेंगे। जी, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं किसान के हवाले से मेयारी और गैर मेयारी बीज में फ़र्क किस तरह से किया जाए। और आज के दौर के हवाले से बात करें, बड़ी कॉमन से इश्यूज़ हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज आ गया, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियां भी मुतासिर हो रही हैं, किसान की फसल भी मुतासिर हो रही है, हमारे जो बीज हैं इनकी डिमांड में भी फ़र्क आ रहा है। इसमें मैं हाजी गुलजार अहमद साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्लाइमेट चेंज ये कोई एक मुल्क का इशू नहीं है, तमाम तर लोग इस इशू से वाबस्ता हैं, तो इसमें ज़राअत में भी हमने देखा है काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, हमारे मौसम बड़े स्वेयर हो गए हैं, तो बीजों की फरहमी के हवाले से भी कोई तब्दीली आई है, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से भी कोई चेंज आया है? बीज की कोई तब्दीली नहीं आई, मगर क्लाइमेट की वजह से इफ़ेक्ट बहुत पड़ते हैं। अगर किसान पे टाइम पे कोई चीज़ लगाई है तो वो, जैसे अब ये मौसम जा रहा है, गाजर लगी हुई है, अगर थोड़ी सर्दी होगी तो गाजर जल्दी तैयार हो जाएगी, अगर गर्मी दोबारा बीच में आ जाती है तो फिर वो गाजर तैयार नहीं होती। ठीक है। किसान उससे परेशान हो जाता है कि जी वो समझता है कि मेरा बीज अच्छा नहीं है, उसको बीज अच्छा नहीं मिला। मगर जब कोई बीज अच्छा होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो फसल मुकम्मल अच्छी तरह हो नहीं पाती, तो ये प्रॉब्लम हमें आजकल फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो दूसरी ये किसान को समझना चाहिए कि ये जो फॉल्ट है ये बीज का नहीं है, ये मौसम का है। सही, बिल्कुल सही। मौसम तो वाकई बिलाल बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा है। हमने देखा कि फ्लड की सिचुएशन माजी में भी आते रहे हैं, लेकिन इतनी सीवियरिटी है, और इसके साथ साथ बीज की डिमांड में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ़र्क आ गया। अब हमें ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत है, ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, पहले अमूमन ये पसंद किया जाता था कि फसल का कद लंबा हो, अब हम चाहते हैं कि उसका जो नड़ुआ है, वो जो गंदम का होता है वो छोटा रहे, क्योंकि जब आंधियाँ आती हैं तो वो गिर जाता है और गंदम मुतासर होती है। हमारा अभी होता है कि सिट्टा बड़ा हो, जैसे हमारी अभी जो है वो काश चल रही है, जो पैदावार के अंदर अच्छे बीज चल रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी अकबर बहुत अच्छा 19 जो है उसकी पैदावार भी अच्छी है, और फिर ऐसे बहुत दिलकश है उसकी बड़ी अच्छी पैदावार रही है। ऐसे ही आपके बरानी वाली है, उसका मुझे नाम अब थोड़ा भूल रहा है, आई थिंक सो वो है भक्कर बरानी के, और वो बहुत अच्छी इनकी वैरायटी है रिसर्च की। तो प्रॉब्लम फिर वही है कि अब अगर ये मिलें जो शुगर केन बनाती हैं, शुगर बनाती हैं, ये अगर महीना लेट चलती हैं, 1 नवंबर को चलना हद है, ये ना चली 20 नवंबर बेस्ट प्लेस है
आपकी गंदम बुवाई का। बिल्कुल। अगर उससे लेट होते हैं, आप पछेती की तरफ जाते हैं, औस ज्यादा होती है, कोरा पड़ता है, गंदम का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक मन डेली का कम होता है। हाँ, एक देखिए, एक मन डेली का कम होना है। एक मन डेली का कम। अब ये देखें कि आपको ये देखना है कि आपका जो वो फसल है उसको आपने उस पूरे प्रोसेस से पहले रखना है। हम भी थोड़े किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, तो इतनी किलम ज़रूर रखते हैं कि आपकी अगेती फसल और पछेती और अच्छा माहौलियाती तब्दीली जब होती है, और सबसे ज़्यादा आपको फ़र्क फिर अगेती और पछेती का पड़ता है। आपको कल्टीवेशन ही तो फिर करनी है असल। अगर आपको पता लग रहा है, आपका देखें ना, पिछले साल आप अचानक आपके जो है मार्च के अंदर धूप निकलने लग जाती है और इतना सन निकलता है कि आपका येलो रस्ट बढ़ जाती है। फिर आप अप्रैल के अंदर कैसे उसकी कटाई करेंगे, वहाँ येलो रस्ट के हमले होते हैं, वो गंदम मुतासर होती है, उसकी फिर पैदावार गिरती है, दाना खा जाता है। ये वो चीज़ें हैं। अगर मार्च बेहतर रहता है, पैदावार डबल हो जाती है। अच्छा, उससे क्या होता है, आंधियाँ आती हैं, फिर फसल गिरती है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क की ज़रूरत है। आप देखें, आपके राइस ने कम अज़ कम $2 अरब आपको बरामदात में एक्सपोर्ट किया है, तो आप इन फसलों को क्यों नहीं कैटर कर रहे, इनके ऊपर क्यों गौर नहीं कर रहे? इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप उसकी फसल को और डबल करें, कि जो 2 अरब दे रही है वो 4-5 अरब दे। ऐसे आप गंदम की तरफ जाएं, आप शुगर की तरफ जाएं, चीनी के ऊपर देखें ना, इस वक्त रेट किसान मांग रहा है 600, मिलने 400 ऑफर कर रही हैं। मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ 700 रेट टापना है। क्यों? क्वेश्चन इज दिस, क्यों? फसल ही नहीं है पीछे, किसान ने लगाया ही नहीं है। अब किसान कर रहा है ब्लैकमेल मिलने वालों को, ठीक है आ जाओ, तुझी आ जाओ मैदान, अभी वो रोकेगा, लेकिन किसान का नुकसान गंदों में हो जाना, बुवाई लेट हो जानी है। अब वो उसे रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है आप लोग एंजॉय कर लें। अच्छा, किसान पिछली बार किसान ने बड़ा अच्छा किया, उसने बेलने लगाए, गुड़ निकाल के बेच लिया, गुड़ महंगा है, वो उधर चले जाता है। किसान अब थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्नाइज करना शुरू हो चुका है, और करने की बहुत ज़रूरत है। आपका हमसाया मुल्क भारत के अंदर आपके छोटे यूनिट है, 50,000 और 1 लाख बॉडी की चीनी की मिल है। आपके मुल्क में 8 लाख से छोटी मिल ही कोई नहीं है। आप दें 50,000 लाख वाली, देखें ना, फॉर एग्जाम्पल हाजी साहब वसत रखते हैं, 4-5 देहात के दरमियान में आप इन्हें लाइसेंस दे दें, आप वहाँ यहाँ मिल लगा लेंगे। वो देहात वाले आगे इन्हें गन्ना देंगे, ये टाइमली उन्हें पे भी करें, चीनी भी बेचें। चीनी तो एक बहुत छोटा प्रोडक्ट है, बेसिकली बाय प्रोडक्ट्स महंगी बिक रही है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उस तरह से हम नहीं आ रहे। जी हाजी साहब, दूसरी बात ये है कि कमात जो है ना, हमारे सारे जनूबी पंजाब में चला गया। बिल्कुल। हालांकि जनूबी पंजाब जो है हमारा कॉटन का इलाका था, बेहतरीन दुनिया की कॉटन जनूबी पंजाब में होती थी, जहाँ पे सारा कमाद चला। कमाद ने जाकर हमारी कॉटन ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से हमें कॉटन की बेल यहाँ कम होती है, कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है। हालांकि इस चीज़ पे भी गवर्नमेंट को ध्यान करना चाहिए कि जो इलाका कॉटन का, सबसे पहले कॉटन को प्रेफरेंस देनी चाहिए कि कॉटन होगी तो मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, नहीं होगी तो एक्सपोर्ट कम होगी, फिर कॉटन इंपोर्ट करके काम करना पड़ेगा। मगर यही ध्यान नहीं दिया गया, और जो है शुगर मिलने जाके वो कॉटन एरिया में लग गई और किसान ने वहाँ कमाल शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से अब हमारे कॉटन बहुत कम हो गई है। बिल्कुल, क्रॉप जोनिंग के हवाले से काम नहीं हो रहा है। हाजी गुलजार साहब, आप तो इस हवाले से किस तरह से देखते हैं कि अगर हमारा किसान अवेयर होगा तब हम इस सेक्टर में तरक्की कर पाएंगे? नो डाउट हम ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन हमारा किसान अभी भी अवेयर नहीं है, उसे नहीं पता कैसे लड़ना है इंसाइड तब्दीलियों से। यही बात हम पहले भी कह चुके हैं कि किसान को मशवरा ले लेना चाहिए किसी एक्सपर्ट से कि मैं क्या काश्त करूँ। अवेयरनेस होगी तो फिर कोई अच्छी चीज़ काश्त करेगा, उसको अच्छा मुनाफा मिल सकेगा। जब अगर भेड़ चाल में चलेगा तो किसान को मुनाफा नहीं मिलेगा, किसान उल्टा नुकसान में जाएगा। अभी गंदम लगाएगा तो गवर्नमेंट तो कहती है गंदम लगाएं, हम भी कहते हैं गंदम लगाएं जी, फसल बढ़ाएं, मगर उसके साथ में नुकसान उठाएं। जब तक आपको अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, आपको चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी, खाद नहीं मिलेगी और दूसरी नहीं मिलेगा वामल, तो आप गंदम में पैसा कमा नहीं सकते, नुकसान में जाएंगे। इसके किसान को मैं तो ये कहता हूँ बड़ी फसलें छोड़ के किसान को छोटी फसलों पे आनी चाहिए। मुख्तलिफ छोटी फसलें आप लगाएं। जरूरत पड़ती है अब किसान को, अगर वक्त रहते हुए नहीं सोचेंगे तो हमारी जो ज़राअत है वो आने वाले दिनों में क्राइसिस का शिकार हो सकती है। फर्दर भी हम बात करेंगे ज़राअत के हवाले से। वक्त हुआ जी एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं जी आपकी सालगिरह के दिन के हवाले से। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ख़ास दिन होता है और आपकी सेलिब्रेशन में हमेशा से हम शामिल होना चाहते हैं और आपकी सेलिब्रेशन को हम शामिल करना चाहते हैं सिटी एट 10 में। आपके बर्थडे के हवाले से आप किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं सिटी एट 10 में, तो बर्थडे का क्लिप या पिक्चर्स आप हमें व्हाट्सएप करें। आपकी सालगिरह हम शामिल करेंगे सिटी एट 10 में। आज जो है हरम आसिफ अपनी सालगिरह मना रही हैं। हरम आसिफ को विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो देखते हैं ये क्लिप। प्रोग्राम को आगे और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे किसान को खुशहाल करने के हवाले से। नो डाउट हमारे जो किसान है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखता है फसलों को एम्पावर करने के लिए, बावर करने के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जहाँ पर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हुकूमती सतह पर इक़दाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम देखें किसान को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी हो गया, अब इस पर तो कोई दूसरी राय बनती ही नहीं है। हुकूमती सतह की पॉलिसीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? बीज की अच्छी फरहमी के हवाले से हो, किसान को सब्सिडी देने के हवाले से हो। पॉलिसी को बड़ा गौर से देखना चाहिए। आप किसान को पहले माफिया कहते हैं, फिर 15 एकड़ से बड़े किसान को ट्रैक्टर देते हैं। आप ये क्यों नहीं देखते, ये वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से मैं कह रहा हूँ, आप ये क्यों नहीं देखते कि आपके पाकिस्तान में 8 एकड़ का काश्तकार जो है वो 90% से ज़्यादा है, सिर्फ 5% के किसान को ट्रैक्टर दे रहे हैं। मैंने फिर किसान से पूछा कि ट्रैक्टर मिल रहे हैं, वो कहते सानू इजाजत दो सड़कों के नाल जी कच्ची था वो वाली है, क्योंकि असं तो अपनी ज़मीन कुछ नहीं बीजना चाहते। वो कह रहे हैं यहाँ से बचत कुछ नहीं, हमने ये ट्रैक्टर लेके करना। और आपको मैं हल्फन कह रहा हूँ, आप चेक कर लें जाके जितने ट्रैक्टर मिले सारे प्राइवेट मार्केट में बिके हुए हैं। तो ये क्या, ये तमाशा नहीं है? आप गवर्नमेंट की इतनी बड़ी सब्सिडाइज मार्केट देते हैं, 15 लाख वाला ट्रैक्टर आप पहले 24 का करते हैं, फिर तो 10 लाख रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं। केड़ा तमाशा है? हम भी उसी फील्ड से व्यवस्था है, हमें बहुत कुछ पता है कि क्या क्या ड्रामे यहाँ चाहे जा रहे हैं। आप ग्रीन इनिशिएटिव करते हैं, आप 19,000 पेट्रोल मोटरसाइकिल दे देते हैं, 1,000 स्कूटियाँ दे देते हैं। चीज़ों को हमें, वो कहते हैं ना, वादे वही दावे नहीं, हकीकत में मबनी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर होगा। आप दिखावा नहीं कर सकते और दिखावे की हद तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अब जैसे स्मोक गन्स बहुत ज़्यादा ज़ुबानें ज़द-ए-आम चल रही हैं। क्या 12,000 लीटर एक गन वो पानी कर रही है डिस्पोज ऑफ, जो स्प्रिंकलिंग कर रही है, और उसके मुतबादिल आप रिएक्शन उसका देखें कि हमें मिल क्या रहा है। आप बिल्कुल ये करें, ये बनता है करना, लेकिन मैं कहता हूँ इसकी मुनज़्ज़म चीज़ों की पॉलिसी साजी के अंदर कुछ बेहतरी लेके आएँ। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा एक काम इन्होंने किया फैसलाबाद में, वो मीटर्स लगाए AQI वाले। उस्मान अजहर जो डिप्टी डायरेक्टर, उन्होंने बताया कि हमें ये ख़तरा था कि फैक्ट्रीज फैसलाबाद के अंदर स्मोक का बायस बन रही है। पता ये चला कि जो कूड़ा करकट है उससे बन रही है। फिर FWMC को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि पानी का छिड़काव करके सफाई करें, उससे बेहतर हुई फिजा। अब 2 रोज से आप देखें आपकी धूप बेहतर है और स्मोक कम है। आपने हिफाजती इकदाम से ही बचाव करना है। आप जिन्ना मर्जी पानी छिड़को लो, जरा रब लो मीह पैना उन्हें करना बचा। अब हमें बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में, अब डिप्टी कमिश्नर ने एक अच्छा काम किया कि कमालपुर इंटरचेंज के ऊपर विक्स पासिंग लगा दी है कि यहाँ गाड़ी चेक होनी है, पास भी यहाँ होगी, वो गाड़ी अंदर नहीं आनी जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा या इसे चेक नहीं किया जाएगा। तो आप उसे बाईपास पे छोड़ दें, आपका शहर सारा सराउंडिंग बच गई। तो यही स्टेप्स हैं छोटे छोटे। कहते हैं इंसान को अल्लाह ने अकल और दनिस्त और फहम फरासत दी है, जो उसके मुताबिक फैसला करता है वो कामयाब होता है, जो उस डब्बे को बंद रखता है वो नाकाम होता है। क़यामत दिन साहब तो उस अकल का भी देना जितना ना इस्तेमाल किया, इस्तेमाल कर लें तो बेहतर अंदाज में चीज़ें भी आगे चल जाएंगी, वो फ़ायदा भी हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिलाल कि हमें चीज़ें जो है ना वो टाइमली पहचान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अक्सर कह देते हैं कि पॉलिसीज़ मुरतब तो करा ली जाती हैं, लेकिन वक्त रहते उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मोक के साथ भी यही होता है, हम देख रहे हैं कि अब बड़ी अच्छी कार्रवाई। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि मरीम औरंगज़ेब से पहले जो मिनिस्टर यहाँ थे पिछली गवर्नमेंट के अंदर, तो वो कह रहे थे मैंने तो खुडे लैंड लाया ये माहौलियात की वजारत दे के, लेकिन मरीम औरंगज़ेब ने वो करके दिखाया कि इसके अंदर काम हो सकता है। आपने एकदम आते हैं ना, गाड़ियाँ चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए, महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन लेके आए मोटरवे से गाड़ी उतरे चेक करते हैं, सलेंसर में लगा के चेक सही है या नहीं है। आप इसका जो AQI इंडेक्स जो वो सही देती है, स्मोक के एंटी स्मोक गन्स हैं दी हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इनिशिएटिव्स हैं। आप एक वजारत के अंदर रहते हुए काम करना चाहें तो डेड वजारत को भी काम कर सकते हैं, और यही एक शख्सियत की इम्तिहान होता है, यही किसान का इम्तिहान है कि उस फसल को उस, आप देखें, आप ये कह रहे हैं किसान पे पर्चा दे दे वो आग लगाता है फुजले को, आप उसे ये क्यों नहीं बताते कि तुम्हारा उतरने वाले ये जो जिसे हम पराली कहते हैं ये और कामों में इस्तेमाल होती है, इसे बेच लो, वो आग नहीं लगाएगा। आप उसे बताएं कि इस जो तुम्हारी ज़मीन है ये हार्ड होती है आग लगाने से, इसे ख़राब, तुम्हें 2 से 3 फसलों के बाद फिर इसे लेज़र लेवलर या ग्राउंडेड
जो हल हैं वो फेरने पड़ते हैं ताकि दोबारा एक ज़मीन ठीक हो सके। तो ये उसे गाइड करना है, पर्चा देना हल नहीं है, उसे आगाह करना, उसे बताना हल है। बिल्कुल इसी तरह से गाइडलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाजी गुलजार साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, हुकूमती सतह की पॉलिसीज़ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लूप होल रह जाते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन अगर कर भी दी जाती है उसका खातिर ख़्वाह नताइज जो है हमें नहीं मिल रहे होते। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन रिफॉर्म? ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से ना मैं ये बात करूँगा कि देखें, दुनिया में आप कहीं भी देख लें कि आबादी बढ़ती है तो बिल्डिंगें ऊपर को जाती हैं। हमारी आबादी बढ़ रही है और जो हमारे खेत थे, जो जहाँ से हमें माहौल अच्छा मिलना था, दरख्त लगे हुए थे, फसलें होनी थी, वो सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। आप फैसलाबाद चल जाएँ, साहिवाल तक चल जाएँ, दूर दूर तक चले, सारी कॉलोनियाँ बन गई। ये किसने बनाने दी और क्यों बनी? हालांकि नहीं बननी चाहिए थी। फ्लैट बनते, बिल्डिंगें बड़ी बनती, जिससे माहौल भी कंट्रोल होना था। इनकी वजह से भी ये जो स्मोक है, ये बाकी चीज़ें, इसमें इनका भी बड़ा असर है। ये सारी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसियाँ जो है नाकाम है। अभी कॉलोनियाँ जितनी बन गई, बाकी को रोकना चाहिए, क्योंकि यही हमारी ज़रूरी मैंने हम कहते तो हैं कि हमारा ज़रूरी मुल्क है। जब सारे रकबे आप काट के आप कॉलोनियाँ बना देंगे तो कहाँ हमारी पैदावार होगी, कहाँ से हमारा माहौल अच्छा होगा, कहाँ से हमें कोई अच्छी ताज़ी आब हवा मिल सकेगी? बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता जब तक हमारी पॉलिसी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह से, और ये वक्त रहते हुए इन पे इनिशिएटिव लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाजी गुलजार साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जिससे बीज की सर्टिफिकेशन के हवाले से बात करें, टेस्टिंग के हवाले से बात करें, तो मजमूई सूरत हाल में हमारे यहाँ अच्छी लैब्स मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में ये पहली लैब है जो हमने बनाई हुई है। इसके अलावा कोई इतनी अच्छी लैब नहीं है। वो जो सीड सर्टिफिकेशन पास हर ज़िला में लैब है, वो एक जेमिनेटर है, ये छोटा सा सिस्टम है, मगर प्राइवेट सेक्टर में सबसे अच्छी लैब जो है हमारे पास है। किसान को चाहिए कोई भी अपना सीड टेस्ट करवाना है, सीड टेस्ट करवाने के बाद वो अपना सीड लगाएं। बाकी डिपार्टमेंट तो चलते हैं, डिपार्टमेंट के पास भी जा सकते हैं, वो भी सीड आपको टेस्ट करके दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी फिर भी सिस्टम ठीक चल रहा है पाकिस्तान का। बिल्कुल इसी तरह से किसानों के हवाले से बात करें तो खुशहाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है ज़रूरी मुल्क है, लेकिन इमेज को बरकरार रखने के लिए बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग और बर वक्त इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हाजी गुलजार अहमद साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किसानों के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन तहकीक, रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी नई फसल काश्त करनी हो, कोई भी किसानों को टॉपिक के हवाले से गाइडलाइन चाहिए, तो कंसल्टेशन माहिरीन से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।